स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका 11 दिसंबर को होने वाला है प्री बोर्ड जैक की तरफ से। तो प्री बोर्ड देना दोस्तों बहुत ही अनिवार्य है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल पे है। और ये जो वीडियो होगा ये सारे 40 क्वेश्चन आपके जो मेन एग्जाम होने वाले हैं 2025 के जो मेन एग्जाम होने वाले हैं जैक बोर्ड का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्री बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस आपका मेन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सोशल साइंस है, आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन होगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई दोस्तों वो 14 जुलाई 1789 को हुई। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड होगा कि सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक उपबंध पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है। ठीक है, रूसो इसके लेखक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन होगा, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की। तो यंग इटली का स्थापना जो किया था वो मेजनी ने किया था, यंग इटली और यंग यूरोप का। ठीक है, आगे इटली का एकीकरण कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, उस हिसाब से आप 71 को आप मार सकते हैं। ठीक है, 71 में हुआ था। लेकिन आगे, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो जोल्वेराइन का स्थापना 1834 में किया गया था जर्मनी में, और प्रसा का पुराना नाम जर्मनी था। तो शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना कौन किया था? प्रसा किया था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को आदेश दिया था कि गोली चला देना, और यहाँ पे जालियांवाला बाग में पूरा धुआंधार गोलीबारी हुआ था, जिसमें लगभग 1000 से 1200 आदमी मारे गए थे। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी थे। आगे क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया था? तो केसर हिंद कहा गया था महात्मा गांधी को, जो में इन्होंने केसर हिंद की जो उपाधि थी उसको लौटा दी थी। आगे सवाल है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, यानी कि अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था, क्योंकि जो अफगानिस्तान की तरफ अफगानिस्तान की तरफ जो सीमा लगता था वहाँ पर ये गांधी जी के जैसा ही आंदोलन कर रहे थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव होते हैं 2 प्रकार के। आगे 12वां सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? पंजाब देखिए, आप देख सकते हैं मैदानी एरिया दोस्तों थोड़े, तो पंजाब में गहन सिंचाई या अधिक सिंचाई या वनोन्मूलन या पशुचारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का यानी भूमि निम्नीकरण का कारण है वह है अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के शहर थे रियो डी जेनेरियो। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? काली मृदा, ठीक है, कपासी मृदा जिसको कहते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में तो पाया ही जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। बच गया आपका राजस्थान। राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? सही कारण नहीं है। ठीक है, सही कारण नहीं है। तो देखिए क्या बोला है कि बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, इसकी वजह से तो होता है। आगे पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, इसके वजह से भी वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास होता है। आगे तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, तो जहाँ जहाँ उद्योग लगेगा और शहरीकरण अगर होगा तो उससे भी क्या होगा, वनस्पति जात और प्राणी जात को हानि हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका कृषि का प्रसार जो है यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुई दोस्तों, अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1973, यानी कि 1973 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? ठीक है, तो किस श्रेणी को रखा गया? तो संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ या लुप्त जातियाँ और सभी। तो इसको सभी को रखा गया, इंडेंजर्ड को भी रखा गया, लुप्त जाति को भी रखा गया और दुर्लभ जाति को भी। आगे सवाल है, 18वें नंबर की 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल के सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? हौज खास का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो वो इल्तुतमिश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्र में जल लाती जहाँ जल की कमी होती है, तो सही है। आगे है, बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करने के पर बाढ़ को पे काबू पाती है, भी सही है।
और तीसरा ऑप्शन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है, आजीविका खत्म होती है। देखिए विस्थापन होता है जाहिर सी बात, लेकिन आजीविका खत्म नहीं होती है। तो यही आपका क्या है, गलत तर्क है। ठीक है, गलत तर्क आपका ग नंबर है। नेक्स्ट 20वां नंबर सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी देश का विकास, किसी देश, कोई भी देश कितना डेवलप करेगा, ये बात किस पर डिपेंड करता है। तो प्रति व्यक्ति आय पर, औसत आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर भी करता है, औसत साक्षरता दर पर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, क्योंकि तीनों बात जो है वो करेक्ट है इसके लिए। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक देश में, किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000, 3,000 है, तो चौथे परिवार का आय कितना है। तो देखिए 4 परिवार है, इसका प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 5, तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 20,000 आपका हो जाएगा यहाँ पर, 20,000 फाइनली हो जाएगा। और अगर 3 परिवार का आय दिया है, 4,000 दिया है, 7,000 दिया है, 5 3,000 दिया है, तो 4 7 11 और 7 4 11 और 3 14, 14,000 तो हो ही गया। बच गया कितना आपका, 6,000। तो 6,000 ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है वो किस पर निर्धारित होता है, तो स्वास्थ्य पर भी होता है, शिक्षा पर भी होता है, प्रति व्यक्ति आय पर भी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। तो मर जाने वाले बच्चा का संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाता है, और जो बच जाएगा उसको बोलेंगे और जन्म दर बोलेंगे। ठीक है, बढ़िया, जन्म दर बोलेंगे। आगे 25वां है कि वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। यानी कि वन उत्पाद को संग्रह करना, कृषि हो गया, खेती हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, वन उत्पाद का संग्रह करना, आखेटक हो गया, ये सब आता है किसमें, प्राथमिक गतिविधि में। तो 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख आंसर बिल्कुल करेक्ट। आगे क्वेश्चन है कि वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते, पहला बार सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा संगठित क्षेत्र। ठीक है, उसे संगठित क्षेत्र कहा जाएगा। आगे बोला रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश जो है खेत में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, और नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक ट्रक ड्राइवर है। तो बोला कि सेवा क्षेत्रक में कौन आता है, तो सेवा क्षेत्रक वो होता है जो तृतीयक क्षेत्रक में आता है। ठीक है, यानी कि सेवा देने का काम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि नरेश एक शिक्षक है, वो सेवा दे रहा है, और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो ये भी तो सेवा ही दे रहा है, भले यात्री से पैसा ले रहा है पर सेवा तो दे रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नरेश और राकेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा छपने वाला है दोस्तों, प्लस प्री बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए आपको देखते रहना है वीडियो। आगे बोला रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत, देखिए मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी, तो मनरेगा में 100 दिनों की, यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 2005 में इसको लागू किया गया था मनरेगा को, और 100 दिन की गारंटी इसमें मिलती है। आगे क्वेश्चन है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन से कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, करण की परिस्थितियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो उसे बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाएगा उसकी स्थिति को। आगे अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है। अंतिम उत्पाद की गणना इसलिए की जाती है ताकि दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सके, दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सके। और अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। सत्ता की साझेदारी, देखिए साझेदारी में तो मतलब सत्ता में साझेदारी बहुत ही जरूरी है, विकेंद्रीकरण से तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब देखते क्या ऑप्शन है, तो देखिए पहला बोला सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये तो सही है, असत हमको छांटना है। आगे इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा रहता है, ठीक है। तीसरा यह अस्थिरता आपसी फूट को बढ़ाता है, और चौथा है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। तो दिया गया ऑप्शन जो होगा ना, ग बिल्कुल गलत होगा यहाँ पे, असत यह अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाता है, बल्कि ये क्या करता है, सामाजिक समूह का टकराव का अंदेशा घटाता है दोस्तों, ये सब। तो इसका ग आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे पूछा है निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंच भी था बेल्जियम में, डच भी बोला जाता था, जर्मन भी बोला जाता था, बच गया आपका स्पेनिश, तो स्पेनिश नहीं था इसका भाषाई समूह। आगे स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा को घोषित किया गया, तो सिहली को घोषित किया गया स्वतंत्र राजभाषा, और 1860 में सिहली को घोषित किया गया। जबकि स्वतंत्रता जो मिला है थी श्रीलंका को 1848 में, उससे पहले इसको सिलोन कहा जाता था। आगे श्रीलंका को
स्वतंत्र कब मिला? देखिए 1948 में इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 35वां कि निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं? संघवाद मतलब कि 2 स्तर की जो सरकार होती है उसे संघवाद कहते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार भी होता है, उसको संघवाद कहते हैं। बाकी आपका विकेंद्रीकरण हो जाएगा आपका 3rd स्तर का सरकार में। तो देखिए क्या बोला है कि यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है, बिल्कुल सही बात बोला है। उसके बाद अलग-अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक पर शासन करती है। तो तीसरा ऑप्शन है अलग स्तर की विभिन्न स्तर की सरकारों और के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित नहीं होते। गलत बात है, यही आपका गलत है, क्योंकि विभिन्न स्तर की सरकार जो होती है सबका अधिकार क्षेत्र संविधान में वर्णित है, ठीक है, स्पष्ट रूप से वर्णित है कि किसको क्या काम करना है। आगे 36वां क्वेश्चन होगा कि निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो देखिए संथाली तो शामिल है, मैथिली भी शामिल है, असमिया भी शामिल है, अरबी शामिल नहीं है। आगे जो क्वेश्चन होगा वो है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो राज्य सरकार राज्य सूची को देखता है, केंद्र सरकार संघीय सूची को, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची देखता है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार नहीं, यह स्थानीय मुद्दों को देखता है, ठीक है, स्थानीय सरकार। तो यही घ नंबर क्या होगा? गलत मिलान था। आगे पूछा गया 38वां कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा सत्य है? विकेंद्रीकरण में के थी में कौन सा सत्य है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला, अब स्थानीय स्वशासी निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में, यही ऑप्शन बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। आगे 39वां सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो वर्ग विशेष के हित समूह क्या करते हैं? विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे राजनीतिक दल, तो ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है आंदोलन, तो किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठित संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये भी सही है। दबाव समूह, देखिए राजनीति में दबाव समूह जो है सीधे भाग नहीं लेता, बल्कि ये किसी दल के माध्यम से भाग लेता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आंसर। 40वां क्वेश्चन है और अंतिम सवाल है इस वीडियो का कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन था, सही है। तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, टीएमसी जो बंगाल में चलता है, ठीक है। ममता बनर्जी जिसकी सुप्रीमो है। आगे श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली था, वहाँ पे सिहली और तमिल में विवाद को निपटा दिया गया था। आगे यानी विवाद तो हुआ था पर संघात्मक शासन प्रणाली है। और आगे देखिए ख नंबर ही गलत है, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, यही ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। तो देखिए आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं एसएसटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वायरल सवाल है ये, और आपके प्री बोर्ड प्लस आपके जो जैक बोर्ड के 2025 की एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों अभी तो आपको कम से कम 10 वीडियो आपको मिलेगा, 2 दिन के अंदर आपको 10 वीडियो मिलेगा सोशल साइंस का। आप प्री बोर्ड के लिए पूरा अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और एमसीक्यू 10 वीडियो आएगा, प्लस में आपको 5 वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आप 2025 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट